हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल अब्बी जी के। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक से, जो जिसका नाम है हमारे अतीत, यानी कि अवर पास्ट से। आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका नाम है आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर की शुरुआत हमारे अतीतों ने किस तरह से की, किस प्रकार की, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पुराने भवन का संरक्षण किस तरह से हुआ। तो इसमें जो एनसीईआरटी बुक है, इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो जसपाल और हरप्रीत नामक 2 लड़के थे जो अपने घर के पास में क्रिकेट खेल रहे थे, और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे। उनके घर के पास में कोई खंडहर पड़ा था, उसकी तारीफ कर रहे थे कुछ लोग, जिसे गली के बच्चे क्या कहा करते थे, भुतहा घर कहा करते थे। ठीक है, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, तो दूसरे ने कहा कि आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ऐसा वैसे वो आपस में बातें कर रहे थे। तब जसपाल और हरप्रीत ने ये बातें सुनी और सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव आखिर क्यों हो सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की कहानी की। ठीक है, तो अक्सर पुरानी इमारत जो है अपनी कहानी बताती है। जो भी पुरानी इमारतें होती है, आपने देखा होगा, उनके पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो आधुनिक समय में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण जो है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था, तो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो सबसे पहला नगर भी कौन सा था, सबसे पहले सभ्यता कौन सी इमारत मिली, तो हड़प्पा सभ्यता मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यह पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा होता था, लेकिन क्या होता था, ऊंचाई पर बना हुआ होता था। और पूर्वी हिस्सा होता था, बड़ा होता था, लेकिन ये निचले इलाके में था। और फ्रेंड्स, ऊंचाई वाले भाग को जो पुरातत्वविद हुए, इन्होंने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा, तो इसे नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। क्या कहा, तो निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां जो है पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कैसी, तो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, जो पक्की ईंटों के मकान बने होते थे, ये ईंटें जो होती थी वह बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। अब फ्रेंड्स, ये नगर जो है ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के वाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि सब ये जो हैं इन स्थानों से खुदाई में मिले हैं। अब ये उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर दिए गए हैं इस मानचित्र में। तो उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो हुए वे कौन कौन से हुए, तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई गई है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो झेलम नदी है, चेनाब है, रावी है, और ये जो किसकी है सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की। अब देखते हैं जो यहाँ पे आरंभिक नगर हुए वे कौन कौन से हुए। तो सबसे पहला आरंभिक नगर हुआ हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी, कालीबंगा, उसके बाद है गवेरीवाला और मोहनजोदड़ो, सोतकाहको और चंदहूड़ो। ठीक है, धोलावीरा, सुरकोदता, ये सब क्या हुए, तो ये आरंभिक नगर है। ठीक है, जो खुदाई करने पर हम लोगों को ज्ञात हुए। और एक है लोथल। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे आगे क्या बात की गई है। आगे देखिएगा आप लोग ध्यान से।
कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जो मोहनजोदड़ो आरंभिक नगर है, इसमें क्या बनाया गया था? तो स्नानागार मिला है, ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। वहां पे एक तालाब मिला जिसे क्या बताया है? ये स्नानागार बताया है पुरातत्वविदों ने। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी जो है ये कुएं से निकाला जाता था, ठीक है। क्या किया जाता था? तो इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिला है? तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगर हैं, इनसे क्या मिला है? तो यहाँ अग्निकुंड मिले हैं, यानी कि आग के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो जो हड़प्पा नगर है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, यहाँ से क्या मिले? तो यहाँ से भंडार गृह भी मिले हैं। और अग्निकुंड कहाँ से मिले? तो कालीबंगा, लोथल जैसे नगरों से क्या मिले हैं? तो यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिखाया गया है महान स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। तो ये स्नानागार इस तरह का होता था, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा भवन, नाले और सड़कें। भवन और नाले, सड़कें कैसी होती थी उस समय आरंभिक नगरों की? तो देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाती थी, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जा सकती। घर और नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ठीक है। इनका जो निर्माण किया जाता था वह योजना बनाकर किया जाता था, जिससे लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जो नाली हुआ करती थी बहुत बहुत बड़ी बनाई जाती थी और इनमें बीच बीच में होल भी बनाए जाते थे, जिससे इनकी समय समय पर सफाई भी की जा सके। अब यहाँ पे आपको हड़प्पा नगर के नगर जो होते थे, इनमें ईंटों की चिनाई किस प्रकार की जाती थी? इस तरह से की जाती थी, आप देख सकते हैं। इस तरह हड़प्पा नगरों की ईंटों की चिनाई की जाती थी। आगे हम लोग देखते हैं नगरीय जीवन कैसा था। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्या होते थे? तो लिपिक होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। जो लिपिक होते थे, ये मोहरें होती हैं, उन पर लिखा करते थे और अन्य भी वस्तुओं पर भी लिखा करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों की या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की जो चीजें होती थी वह बनाते थे। और लोग जो है लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। और क्या लाते थे? वहां से कीमती वस्तुएं भी लाते थे और सुदूर देश की जो कहानियां हुआ करती थी वे भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है? तो मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। अनुमान लगाया होगा कि उस समय बच्चे जो है वे इन चीज़ों से खेलते होंगे। अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, जो ये ऊपर इमेज दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा आप लोग, इसे जूम आउट कर लेते हैं। ये इमेज को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये सबसे ऊपर दिखाई गई है, ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला है। ऊपर एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बाईं और हड़प्पा की एक मोहर दिखाई गई है और सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो का क्या दिखाया गया है? एक सड़क और उसमें बना नाला दिखाया गया है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये जो है ये सड़क दिखाई गई है और इसमें बना हुआ ये नाला दिखाया गया है।
उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर दिखाई गई है। ये यहाँ पे कुआं भी इस तरह के हुआ करते थे, देखिएगा ऐसे कुआं हुआ करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा की मोहर की, तो इस तरफ देखिए इस तरह की होती थी मोहर, ठीक है, ये हड़प्पा की मोहर हुआ करती थी। आगे जो है इस तरफ दिखाए गए हैं क्या, तो ये मिट्टी के खेल खिलौने दिखाए गए हैं, ठीक है, ये जो है ये खेल खिलौने दिखाए गए हैं, अनुमान लगाया गया है कि बच्चे इनसे खेला करते थे, ठीक है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ये इस तरह के हुआ करते थे। और फ्रेंड्स ये जो मोहर दिखाई गई है, ये जो है ये खास लिपि में लिखी गई है, ठीक है, ये जो है ये खास लिपि में है। और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। ये जो लेखन है लिखित रूप में, ये सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, अभी तक इसका अर्थ जो है, जो इस पर लिखा गया है मोहर पे, ये पता नहीं लगाया जा सका है। आगे हम लोग देखते हैं नगर और नए शिल्प, ठीक है, नगर और नए शिल्प किस तरह से। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तो क्या होता है, तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, हथियार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे। किससे, तो ये तांबे और कांसे से। सोने और चांदी से क्या बनाया जाता था, तो सोने चांदी के गहने हुआ करते थे और बर्तन भी हुआ करते थे। अब फ्रेंड्स यहाँ मिली जो सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या था, तो मनके थे, बांट थे और फलक थे। ये जो है ये सबसे आकर्षक वस्तुएं मानी गई है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा इमेज में, ये इमेज दी गई है, ये पत्थर के बांट होते थे। देखना आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बर्फ का टुकड़ा रखा हो। तो ये पत्थर के बांट होते थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और उपयुक्त तरह से इन बांटों को बनाया जाता था। इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया है। किसे तौलने के लिए, तो बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को ये सोचा जाता है कि बनाया गया होगा ऐसा। मध्य में देखिएगा, अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा इमेज में, ये क्या है, ये मनके हैं। इसमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच जो छेद किए गए थे ताकि धागा जो है डालकर माला बनाई जा सके, ठीक है। इन मनकों के बीच में छेद किए जाते थे जिससे इनमें धागा डालकर क्या बनाया जा सके, तो माला बनाई जा सके, ठीक है। अब इसके बाद मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये धारदार फलक दिखाए गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो क्या है, तो ये धारदार फलक दिखाए गए हैं पत्थर के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक दिखाई गए है चित्र, जो कि कढ़ाईदार वस्त्र दिखाए गए। इस तरह के वस्त्र हड़प्पा सभ्यता में लोग पहनते थे। देखिएगा वस्त्रों पे क्या होती थी, तो वस्त्रों पर कढ़ाई होती थी, ठीक है। तो ये क्या होते थे, कढ़ाईदार वस्त्र होते थे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, कहाँ से मिली है, इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया। ये जो मूर्ति मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली, और इसमें जो है व्यक्ति कैसा दिखाया गया है, तो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। तो इस तरह से इमेज के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किस तरह से आकर्षक वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। जिनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मनके, बांट और फलक, ये बहुत ही आकर्षक चीजें थी, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी, तो ये पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग डिजाइन के लिए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए जाते थे, लाल रंग के खूबसूरत मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। अब फिर संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने, तो 7000 साल पहले कहाँ होती थी, तो मेहरगढ़ में होती थी। किसकी खेती, तो कपास की खेती। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले। क्या क्या मिला है, तो चांदी के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से,
कपड़ों के टुकड़े मिले हैं और एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की भी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से। पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है कि मोहनजोदड़ो में सूत कताई भी हुआ करती थी। अब फ्रेंड्स, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है ये विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। अब फ्रेंड्स, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया, जो कि अभी हमने मूर्ति आपको दिखाई जिसमें वह कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए हैं, उसमें आपने देखा उसका चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी भी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम रहा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी मूर्ति जो बनाई गई है ये कोई विशेषज्ञ ही बना सकता है। देखिएगा, इसमें आपको देख रहे हैं कि दाढ़ी को भी कितनी अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये कोई विशेषज्ञ ही बना सकता है इतनी अच्छी मूर्ति। ऐसे तो कोई नॉर्मल इंसान तो बना ही नहीं सकता। तो ये बताया गया कि उस समय पे विशेषज्ञ भी हुआ करते थे जिन्होंने ये सब मूर्ति बनाई है, जिन्होंने एक विशेष प्रशिक्षण लिया है मूर्ति बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? विशेषज्ञ तो वही होगा जो किसी खास चीज में उसने निपुणता हासिल की हो, यानी कि मास्टरी की हो उसमें। और फ्रेंड्स, हमें ये पता नहीं है क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते ये विशेषज्ञ महिलाएं हुआ करती थी या फिर पुरुष। शायद कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। इस काम को दोनों भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फैंस क्या होता है। ठीक है, तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। जो पत्थर और शंख होते हैं ये कैसे हैं, तो ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जो फैंस है इसे तैयार किया गया है, ये आर्टिफिशियल है, और ये जो प्राकृतिक शंख और पत्थर होते हैं ये नेचुरल है, लेकिन जो ये फैंस तैयार किया गया है ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फैंस से मनके, चूड़ियां, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज में। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिले या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि लकड़ी की धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। किन किन चीज़ों का, तो तांबा हो गया, लोहा, चांदी, सोना, इन सब बहुमूल्य वस्तुओं का वो क्या करते थे, तो आयात करते थे, दूसरे देशों से दूर दूर से मंगाते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के जो कि राजस्थान है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, राजस्थान से करते थे। काहे का, तो ये तांबे का आयात कहाँ से, तो राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो जो टिन का आयात होता था वे ईरान और अफगानिस्तान से होता था, और जो सोने का आयात होता था जो वर्तमान में कर्नाटक है, और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था, तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया करते थे। ठीक है, तो इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा के लोग जो हैं वे यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। इससे पहले हम लोग पिछले अध्यायों में हम लोगों ने ये बात पढ़ी है। अब आपको सोचना है कि पिछले अध्यायों में क्या पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा तो वहाँ पे पहिए का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए ये दिखाया गया है सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए, तो इन्होंने इस तरह के पहिए वाले वाहन का प्रयोग किया। यहाँ पे दूसरी तरफ एक मोहर दिखाई गई है, इस तरह की मोहर। ठीक है, ये मोहरें हुआ करती थी। आगे हम लोग देखेंगे कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, जो नगरों में लोग रहते थे।
लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कहाँ? तो हड़प्पा के लोग। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जो हल का प्रयोग हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, ये जमीन की जुताई के लिए एक नई बात है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। तो जब लकड़ी से बनाए जाते थे, इतने सालों तक वे कैसे बच पाएंगे? लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। इस तरह का जो ये है, ये खिलौना मिला है। देखिएगा आप, ये हल की तरह खिलौना प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। और फ्रेंड्स, हड़प्पा के लोग जो हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे हड़प्पा के लोग। आगे हम लोग देखेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा। कच्छ के इलाके में खादिरवेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। कहाँ? तो कच्छ के इलाके में खादिरवेद के किनारे धोलावीरा नगर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मानचित्र में भी धोलावीरा देखा था। वहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा नगर जो था, इसकी सभ्यता को 2 नगरों में बांटा गया था, लेकिन धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, गुजरात की जो खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थर शंखों धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप में मिले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लोथल का बंदरगाह। जो लोथल का बंदरगाह है, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें जो है वे रोकी जाती थी। नाव को यहाँ पर रोकते थे, समुद्र से आने वाली रास्ते से आती थी। संभवतः यहाँ पर माल जो है वह चढ़ाया और उतारा जाता था। तो आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये जो है ये लोथल बंदरगाह की इमेज दिखाई गई है। इस तरह का था लोथल बंदरगाह। ठीक है, देख सकते हैं इमेज। ये तालाब हुआ करता था, ये समुद्र के रास्ते से आने वाले जहाजों को रोका जाता था और यहाँ से सामान का आयात और निर्यात भी किया जाता था। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी क्या है। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। जो मोहर की छाप होती है उसी को हम लोग मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, और अगर टूटी होगी तो समझ जाएंगे कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। इसलिए सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए ये मोहरबंदी की जाती थी। अब सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? आखिर ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ? वही जो सभ्यता नहीं रह गई तो उसका अंत कैसे हुआ, ये भी जानने की तो इच्छा होती है। तो पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया।
मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं लगता है इस बारे में कि ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण रहा। अब कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई होंगी, ठीक है, कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि उस समय नदियां सूख गई होंगी, लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान जो थे ये समाप्त हो गए होंगे। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कुछ नगर समाप्त होते, लेकिन सभी नगर एक साथ कैसे समाप्त हो गए, इसलिए इस संबंध में कोई एक निर्णय नहीं है, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। भाई हर जगह तो थोड़ी ना बाढ़ आई होगी या नदियां सूख गई होंगी एक साथ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो लेकिन क्लियर नहीं है अभी तक। परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आधुनिक पाकिस्तान में कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। क्या हुआ? तो सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग जब चैप्टर नंबर 5 और 8 पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता पढ़ी। इसमें हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, कैसे पुरातत्वविदों ने खुदाई की, कैसे इनके बारे में जानकारी पता लगाई, इनका जीवन कैसे होता था, इनके घर कैसे होते थे, कैसे इन्होंने मतलब हल का प्रयोग किया, किस तरह से, कैसे इन्होंने पहियों के वाहन बनाए, ये सब इस चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया। अब फ्रेंड्स, कुछ जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको देख लीजिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस से। तो देखिएगा, मेहरगढ़ में जो कपास की खेती हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कपास की खेती कहाँ शुरू हुई? तो मेहरगढ़ में। ये जो है ये 7000 साल पहले हुई। नगरों का आरंभ कितने साल पहले माना जाता है? तो लगभग 4700 साल पहले माना जाता है। हड़प्पा के नगरों का जो अंत की शुरुआत हुई ये लगभग 3900 साल पहले, और अन्य नगरों का जो विकास हुआ ये लगभग 2500 साल पहले माना जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।